देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। निगरान फाल, इलेक्शन का सवाल और महंगाई वबाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। सादत हसन मंटो एक अजीम कहानीकार थे। मंटो ने बरतानवी राज को मौजू बनाकर एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जो नया आइन के नाम से हमारे निसाब में भी पढ़ाई जाती है। इस कहानी का मरकजी किरदार मंगू है। मंगू लाहौर में टांगा चलाता था। एक दिन मंगू को यह खबर मिली कि हिंदुस्तान में 1 अप्रैल को नया आइन आने वाला है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसे बहुत कुछ करने की आज़ादी मिल जाएगी, उसकी ज़िंदगी में आसानियां आ जाएंगी, उसको सवारी से अपनी मर्जी से अच्छा किराया लेने की इजाज़त होगी। इस तब्दीली से उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो ये ख्वाब देखकर 1 अप्रैल को अपना टांगा लेकर अड्डे पर आ गया। वो उस दिन बहुत पुरजोश और खुश था। वो सवारी के इंतजार में था कि एक गोरे ऑफिसर ने उसको कचेरी जाने का कहा। मंगू ने पहले सोचा कि नया आइन आ चुका है, अब इस गोरे अफसर को ना कहने की आज़ादी है तो इनकार कर देना चाहिए। लेकिन फिर मंगू ने सोचा कि नया कानून आ गया है तो इसको किराया मांगने की भी आज़ादी होगी। मंगू ने गोरे से अपनी मर्जी का किराया मांगा तो दोनों में लड़ाई हो गई। मंगू ने तब्दीली की खुशी में उस गोरे ऑफिसर को खूब पीट डाला। इस तब्दीली का नतीजा ये हुआ कि उसको हवालात की हवा खानी पड़ गई। पीडीएम की हुकूमत गई तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद मंगू उस्तादों ने निगरानों की आमद को भी मंटो के नए आइन की कहानी ही समझ लिया था। सबको लगने लगा था कि पीडीएम से जान छूट गई है तो अब मुल्क में बहुत कुछ बदल ही जाएगा। लोगों ने सोचा कि नई सरकार आने से उनके मसाइल कम हो जाएंगे, महंगाई को ब्रेक लग जाएगी, चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन जब वो भी मंगू उस्ताद की तरह बाहर निकले तो उन्हें भी सब कुछ वैसे का वैसे ही लगा। जब इस निगरान राज में पहला कदम रखा तो उनको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए इजाफे की सलामी मिली। थोड़ा और आगे गए तो डॉलर रुपए को मजीद रोनता हुआ मिला। स्टॉक एक्सचेंज बैठती दिखाई दी। फिर थोड़ा और आगे गए तो जड़ावाला में मुश्तइल मुसलमान भाइयों को मुबैना इल्जाम पर ईसाई बिरादरी के गिरजाघर जलाते देखा, कानून को अपने हाथ में लेते देखा, पुलिस और इंतजामिया को हुजूम कंट्रोल करने में हमेशा की तरह नाकाम देखा। लाहौर में 14 साल बच्चे को 3 माह कैद में रखने और रिहाई के बाद दोबारा छापे पर उसके बाप को अपनी जिंदगी हारते देखा। और खैरपुर में एक 62 पीर की हवेली में 10 साल की हवा की बेटी को पुरस्रार हालात में मुबैना तशद्दुद से मरते देखा। अब मंटू टांगे वाला तो नए कानून के बाद भी कुछ तब्दील ना होते देखकर गोरे अफसर के गले पड़ गया था। इससे लड़ाई ले ली थी, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। लेकिन जनाब, हमारे मंगू उस्ताद क्या करें? वो किससे फरियाद करें? कहां जाकर अपना सर फोड़ें? अपना गुस्सा कहां निकालें? क्या वो यूं ही जहर पीते रहें या मर मर के यूं ही जीने के आदी हो जाएं? अब इस हफ्ते जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उसकी जिम्मेदार तो 100% शहबाज स्पीड ही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निगरान वजीर आजम महंगाई और मईशत की तबाही को लगी शहबाज स्पीड से अवाम की जान छुड़वा कर मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ के लिए कोई काकड़ स्पीड मुतारिफ करवा सकेंगे, या फिर अवाम की इस सिस्टम पर रही सही उम्मीद भी टूट जाएगी? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN से सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, GDA से साबिक रुकने कौमी असेंबली सायरा बानो साहिबा प्रोग्राम में मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आसिफ किरमानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, कल निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है, आज इनका पहला इजलास भी हो गया है। तो पहले जरा ये बताइएगा कि आप अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, आप समझते हैं कि वो गैर जानिबदार वजीर आजम साबित होंगे और ये जो निगरान काबीना में शामिल लोग हैं ये वही काम करेंगे जो कि निगरान हुकूमत को करना चाहिए, या चंद माह के बाद PDM इन्हीं लोगों पे इल्जामात लगा रही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पारस बीबी। देखिए, अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा कबल अज़ वक्त होगा जी। हाँ, जहाँ तक मैं पिछले 6 साल वो मेरे कोलीग रहे हैं सेनेट में, तो मैंने देखा है कि मैं ये सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब की बात कर रहा हूँ कि वो एक समझदार लेकिन गहरे आदमी हैं। तो अब ये देखना तो वक्त बताएगा कि जिस काम के लिए इनको लाया गया है जी। वो है इलेक्शन करवाना फेयर एंड और टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन। अब ये 2 काम इनके हैं, तो मेरी तो यही उम्मीद होगी इनसे कि ये वो 2 काम करें और इज्जत और आबरू से वापस तशरीफ ले जाए।
सर आपने कहा ये इलेक्शन ही इनका मेन काम है। कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल देने के बजाय आपने देखा कि कल हल्का बंदियों का शेड्यूल दे दिया है, जो कि 17 अगस्त से और 14 दिसंबर तक होंगी, और उसके बाद इलेक्शन के लिए 60 या 90 दिन जो है उसका प्रोसेस शुरू होगा। तो सर अगर नवंबर से आगे जाते हैं इलेक्शन किरमानी साहब, तो फिर ये आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफवर्जी नहीं होगी? यही बात इस वक्त में सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और एक चीज और, अब नई हल्का बंदियों के बाद आइन के आर्टिकल ये 51 में तरमीम के बगैर इलेक्शंस होते हैं किरमानी साहब, तो फिर इसकी उन इलेक्शंस की आईनी हैसियत क्या होगी? आइन की इस मुल्क में परवाह है किसी को? कभी की गई है परवाह? क्या आइन तो चले एक मैन मेड चीज है ना, और एक बड़ी मुकद्दस चीज है, लेकिन क्या हम लोग जो कुरान पाक की तालीमात हैं उस पर अमल करते हैं? ये जो जड़ावालिया में वाकया हुआ है, क्या हमारा मजहब, कुरान पाक, हमारी तालीमात इस्लाम की इजाजत देती हैं? एनीवे, हैविंग सेड दैट, कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए बात ये है कि अब चूंकि ये हल्का बंदियों का मसला इसलिए आया कि एक फैसला हो गया अब कि जी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने हैं, और उसमें इलेक्शन कमीशन, जाहिर है उनकी कैपेसिटी मैं समझता हूँ इतनी है नहीं कि वो उसको नवंबर के अंदर 3 महीने में करा सके। उसके बाद एक तो नई हल्का बंदियां, डिलिमिटेशंस, देन कुछ वोटर्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, फिर इलेक्शन स्कीम अनाउंस होगी, और फिर उसके बाद आप जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज को एक कैंपेन के लिए 1 महीना टाइम भी तो देंगे ना। तो बहुत सी जस्टिफिकेशन हो सकती है इलेक्शन की, लेकिन बात वही है, अभी आपने भी कह दिया कि आइन की परवाह किसको है। अब ये सर जो मुकर्ररा वक्त से एक दिन भी आगे हो गया तो आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई ना। देखिए, आइन की खिलाफ और कानून की खिलाफ वर्जी तो अब इस मुल्क में मैं पिछले 75 साल से देख रहा हूँ, और चलें उसमें मैं कम कर देता हूँ कि जब मेरी होश की उम्र में मैं पहुंचा तो मैं 60 की दहाई से देख रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ये किताबी बातें हैं, ये आइन, ये कानून, या माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस खत्म हुई बात। मैं इस पे क्या, और आप मुझसे इससे सर तो फिर क्या हम भी कहें कि इस वक्त मुल्क जो है वो आईनी बहरान की जद में है, या फिर जब कौम के बड़े या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर ये फैसला कर लें काम आईनी मुद्दत के बाद अगर होगा तो फिर वो आईनी ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि फैसला कर लिया ना। देखिए बात ये है कि ये पटरी से उतर चुका है सब कुछ पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली मैं उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूं जिसने गुड डेज ऑफ पाकिस्तान भी देखे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और मुझे ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान हैज ग्रेजुअली बिकम अनगवर्नेबल। आप मुझे अब इसको लिवेबल रहने दें। अनगवर्नेबल तो हो चुके, अब मसला ये है कि उसको कैसे गवर्नेबल बनाया जाए। उसका जवाब एक ही है, सिंपल आंसर, आइन और कानून पर अमल दरामद आपको करना होगा, सूनर और लेटर। अदरवाइज फिर वो जैसे सूफी तबस्सुम साहब ने फरमाया था ना कि ऐसा ना हो कि ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। तो भाई इसका मदावा कर लें चीजों का। हम एक बेसिम्त ये हजूम जा रहा है, और इसको, और अब देखिए अब निगरान आ गए हैं ना, अब लोगों की अपनी राय, आखिरी में फिक्रा मुकम्मल कर लूं। देखिए गुजारिश ये है कि अब इस पर यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। इनकी कारकर्दगी बताएगी कि जी ये कहाँ खड़े हैं, जिस काम के लिए आए हैं। सर वो कारकर्दगी उनकी वो सामने आए ना आए, लेकिन इस पता है इन पे कोई बोझ थोड़ी है, इन्होंने आवाम के सामने जवाब दे थोड़ी होना है, इन्होंने कोई वोट मांगने थोड़ी जाना है। वो तो सियासी हुकूमतें होती हैं सर। मैं ये एग्री नहीं करता। ठीक है उन मानों में कि इन्होंने आवाम को जवाबदेह नहीं होना, लेकिन अगर इन्होंने इसी मुआशरे में रहना है और इन्होंने सोशलाइज करना है, तो फिर इनको थोड़ा सा अपना ये प्रूव करना पड़ेगा कि जी जो इनके जिम्मे काम दिया गया था उसमें ये सुरखरू हुए हैं। किरमानी साहब एक वन लाइनर अगर आप इस पे दे दें, चूंकि इलेक्शन आगे होने की, तो क्या मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी इलेक्शन आगे होने पर कोई एतराज नहीं है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो बताते रहे ना कि वो मुख्तलिफ हल्कों के साथ ऑन बोर्ड रहते हैं और वो फखरिया तौर पर बताते भी हैं, तो मियां साहब और मरियम नवाज को भी कोई इस पे एतराज नहीं है? देखिए गुजारिश ये है कि एतराज अगर उनको हो भी तो मुझे बताइए, जो इलेक्शन करवाने वाला इदारा है अगर वही कह दे कि मैं इलेक्शन नहीं टाइम विद इन द फ्रेमवर्क करा सकता, तो उस पे मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब क्या उसके खिलाफ बात तो कर सकते हैं ना, कह रहे हैं इनको करवाना चाहिए। मैं पार्टी का एक वर्कर हूं, मैंने तो बात कर दी है कि इस मुल्क में असल तो बर्बादी हुई है। कि आप मुझे बताइए
कि जिन लोगों ने आरटीएस को बिठाया था, ठीक है सर, क्या उनकी को अकाउंटेबिलिटी हुई है आज तक? क्या वो आईनी तरीका था? लेकिन मरियम नवाज ने आरटीएस के बात तो की थी, उसके खिलाफ वो बोल तो रही थी ना। मैं कर रहा हूँ ना जी, मैं जाहिर है एक पार्टी में मैंने 20 साल। आप तो जब बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को, लेकिन जब बहुत सारी चीजों में सामने रखते हैं तो आपको पता है आपकी क़यादत आपसे ही नाराज रहती है। फिर अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो। मैं जो मेरा ज़मीर, मेरा जहन समझता है सही, वो मैं बात करता हूँ। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ये उसका मामला है। मैं कम से कम वो बात नहीं करूंगा जिस बात की मेरे पास कोई बुनियाद ना हो, या मैं ऐसे ही खुशामदी और चापलूसियों में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता। उससे बेहतर है मैं ऐसे ही सब हो जाए। बहुत अच्छी आपने बात की है साहिबा। फिर इलेक्शन के लिए हम ना ही समझें, या फिर आपका वो जो मशवरा था उस पर अमल कर लें कि वो कुरानदाजी करवा लें, और कुरानदाजी भी निगरान हुकूमत ही करवा ले, और जिसका नाम निकले उसको वजीर आजम और मुतल्लका वजीर लगा दें। अस्सलाम वालेकुम जी। कुरानदाजी का तो वक्त ही चला गया। थ्री लाइफ लाइन थी इनके पास, तीनों की तीनों खत्म हो गई। और अभी कोई भी जमात जो हमारी जमहूरी जमातें थी, जो 14 बैठी हुई थी हुकूमत में, तो अब किसी के पास जवाब नहीं है बात करने का। क्योंकि जिस वक्त पंजाब और केपीके में हुआ, सब वो कहते हैं ना कि मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे जी। और अब अगर इनको जमहूरियत याद आती है तो फिर बस हस्ती आ सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और अभी मैंने सुना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, या वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात किसने दिए थे, ये ख्वाब किसको आया था कि उसके इख्तियारात बढ़ा दिए जाए। इख्तियारात तो सदर के पास होते हैं ना। जब आपने अपना सब कुछ लुटा दिया तो उसके बाद भी होश में आ भी जाए तो क्या फायदा। ठीक। तो और जब ये 16 महीने हुकूमत थी और सीसीआई की मीटिंग पे बात हो रही थी, और इन्होंने कहा था कि नहीं जी, वो पहले ये बात थी जो निगरान है वो नहीं अटेंड कर सकते और उनके साथ नहीं होगा। फिर उसके बाद वो आखिरी दिन में आपने की, यही काम आप 5-6 दिन पहले कर लेते और सब जमातें बैठ के सर जोड़ कर बैठ जाती, मरदमशुमारी हो, ये सेंसस वगैरह। आप मुझे बताएं, ये तो बिल्कुल सामने लिखा हुआ था। ये तो 10 प्रोग्राम से मैं खुद बोल चुकी हूँ कि ये जिस वक्त ये हुकूमत का होगा, कोई ना कोई जमात चली जाएगी अदालत में, और ये वापस से वो कहते हैं ना, ये सर उठाएंगे। मगर आप मुझे बताएं, मुझे तो वो, अगर मैं ऐसी जबान में बोलूँ तो मैं जुम्मा 8 दिन हुए मुझे, लेकिन तो ये जो बेचारे माशाल्लाह जहाँ दीदा घाघ हमारे सियासतदान है, जिनको हम बचपन से देख रहे हैं, क्या इनके दिमाग में ये बात नहीं आई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मजबूरी तो बता दीजिए ना। कुछ मजबूरियां आपको पता है कि नहीं बताई जा सकती ना, तो क्या फिर ऐसे सवाल कर लेती हूँ, आप समझती हैं कि हालात के मुताबिक सारे बताई जा सकती फैसले हो रहे हैं? करके बैठ जाए। फिर अब पुराने गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हैं कि वो 2018 में ये हुआ था, उससे पहले ये हुआ था, उससे ये होना था, वो होना था, चुप करके बैठ जाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सायरा बानो साहिबा, कोई हो जो नहीं चाहता हो इलेक्शन हो, ये जिस हद तक डिले हो सकते हो वो ये चाहते हो, कोई हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। देखिए, कोई अब बयानिया भी नहीं रह गया ना। पहले तो एक कुछ ना कुछ होता था, अब तो ये हुकूमत में थे, और जो कुछ हाल हुआ रिशत का जी 16 महीने में कह के तो यही आए थे कि महंगाई मार्च करते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे इस्लामाबाद में कि हम महंगाई खत्म करेंगे, उसकी गलत पॉलिसीज और ये और वो गलत 16 जमातों के दिमाग बैठे हुए थे। काम तो आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपने काम किया, आपने महंगाई बढ़ाई, आपने डॉलर गायब हो गया, आपने अपने एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए, आपने अपना पोर्ट दे दिया, उसका कुछ भी हिस्सा, और काम तो किया। कितनी तेजी से कानून साजी की शहबाज स्पीड से, ऐसे तो ना कहें। निगरान हुकूमत को देखें इख्तियारात दिए, पहले तो बेजरर हुआ करते थे सारे। और इलेक्शन कमीशन जिसकी आप बात कर रही हैं, किसने इख्तियार दिया उनको? जी वही मैं कह रही हूँ कि जब खुद देख, अब कौन सा कोई रोना शुरू होगा? वैसे तो कितने 2-3 प्रोग्राम में वो कहते हैं म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन अब रोने धोने में कोई नहीं आएगा। जो कुछ किया है खुद अपने हाथों से किया है, और ये ना हो कि फिर वही बात है कि जाने के बाद फिर वापस से करें कि हमने तो कहा गया था और हमें ये, और फिर उसके बाद एक बयानिया बन जाए। मैं इनको बयानिया बनाने नहीं दूंगी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, राइट। नसरुल्लाह मलिक साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख की ताकतवर तरीन और तवील तरीन जो निगरान हुकूमत है वो काबीना ने उसने कल हल्फ ले लिया है। सर, आप ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है वो दुरुस्त समत में आगे की तरफ चल रहा है, बढ़ रहा है, यानी आइन के मुताबिक चल रहा है? शुक्रिया पारस। मैं तो बड़ा हैरान और परेशान हूँ। मेरे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं,
डॉक्टर आसिफ करमानी साहब, सायरा बानो साहिबा, कितनी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हुकूमती मनासब पर फायज रहने वाले लोग, सेनेट में बैठने वाले और कौमी असम्बली के बेंचों पर बैठने वाले, इत्तेहाद बनाकर हुकूमतों का हिस्सा बनने वाले, वो काम कर रहे हैं जो आपको और मुझे करना चाहिए। यदि तनकीद करना हमारा काम है, जो हम मीडिया में बैठे हुए हैं जी, कि हुकूमत आइन पर अमल दरामद करे, या जो पार्लियामेंट बनती है ये लोगों के दुखों का मुदावा करे जी। और हमें ये सुनने को मिलता है कि आसिफ करमानी साहब कहते हैं आइन इस मुल्क में है ही कोई नहीं, आइन तो एक किताब है। सायरा बानो साहबा कहती हैं जी कि मुल्क में कुछ हुआ नहीं, डॉलर का तबाही होगी, बर्बादी होगी। हजूरे वाला, आप हुकूमतों का हिस्सा है, मैं और पारस नहीं है। आपको जवाब देना है। आपकी जुगते लोग सुनने के लिए नहीं बैठे इस मुल्क के अंदर कि आपके जुमले सुन के खुश हो जाएंगे। आप ईवानों में बैठे रहे हैं, आप इक़्तिदार का हिस्सा रहे हैं, आपकी पार्टियों की हुकूमत रही है इस मुल्क के अंदर जी। सारे साहब जरा सुन लें, फिर जरूर जवाब दीजिएगा। 75 साल गुजर गए जी जी जी। मैं जवाब जरूर सुनना चाहूंगा। मैं आप अक्सर मैं जी जुमले सुनता रहता हूं मैं आपके। गुजारिश ये है कि आपकी हुकूमतें रही हैं हजूर, आपके लीडर जिनके आप गुण गाते हैं, जिनके आप टिकट पे सिलेक्ट होके सेनेट पे या कौमी असम्बली में पहुंचे हुए हैं, इस मुल्क के करते धरते रहे हैं। अगर 75 सालों की तबाही आई है तो नुसरत मलिक और पारस की वजह से नहीं आई, आपकी हुकूमतों की वजह से आई है। अगर आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो आपकी वजह से नहीं होता। अगर मुल्क की मैशत तबाह हुई है तो आपने की है। अगर इस मुल्क के अंदर जुल्म का निजाम है तो आपकी वजह से है। अगर पुलिस टार्चर करती है, अगर पुलिस बेगुनाहों के साथ जुल्म करती है तो आपकी वजह से करती है। खुदारा आइए टीवी पे अपनी लीडरशिप को लेके आइए, कौम से माफी मांगिए, सियासत छोड़ के घर चले जाइए। फिर नसरुल्लाह मलिक साहब ये खुद तो माफी मांग लेंगे, लेकिन एक सेनेटर या एक एमएनए क्या कर सकता है सर? वो तनकीद ही फिर कर सकता है ना बेचारा वाला। मैं आज आपसे पारस साहबा, मैं आज आपसे अर्ज करूं, ये डॉक्टर आसिफ साहब से इत्तेफाक करेंगे, हमारे यहाँ लीडर को खुशामद प्रस्त बनाने में सारी उस लीडरशिप का हाथ होता है जो उसके इर्द गिर्द बैठी होती है। हम में से कोई ऐसा नहीं होता कि इनकार कर दे कि जनाब मियां साहब आप ये गलत काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टिकट मिलता ना मिले, आप मुझे सेनेट में ले जाएं या बेशक ना ले जाएं, लेकिन आप ये गलत काम कर रहे हैं। तो पार्टी में नहीं रहेगा ना फिर, यहाँ पे ना सुनना पसंद नहीं किया जाता, आप जानते हैं, बड़ी जरूरत का काम है ये। तो छोड़ दे फिर सियासत फिर ये काम हमें करने दे, ये वाला कि 75 सालों में मुल्क तबाह हो गया, हर हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे याद पड़ता है 2018 की असम्बली आई, एक शख्स पार्लियामेंट के अंदर खड़े थे और तकरीर फरमा रहे थे कि साबका हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यकीन मानिए मुझे ये एहसास हुआ कि पूरी कौमी असम्बली सोई बैठी है, कोई उठ के उससे नहीं पूछती कि भाई साहब आप तो वजीर थे, आप कैबिनेट का हिस्सा थे, अगर आपकी हुकूमत ने मुल्क तबाह किया है, आज हम दूसरी जमात में वजीर बन के तकरीर कर रहे हैं। सर बात ठीक है, आप क्या चाहते हैं? ये जो इक्का दुक्का आवाजें उठती हैं, जो तनकीद ये कर लेते हैं हिम्मत करके, आप चाहते हैं कि ये भी बंद हो जाए सर? जब इन्हीं में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी वो फैसले पहले हो चुके हैं, बाकी सब तो फॉर्मेलिटी है। जमातों के पास है चूरन बेचना, ये सियासी जमातों के पास होता है चूरन बेचना। पिछली पे मलबा डाले, वो पिछली पे डाले, वो पिछली पे डाले। भाई आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आपको ताकत दी है, आपको इख्तियार दिया है, आप कौम के सामने रखें कि हमने ये काम गलत किया, ये हमने सही किया। यानी ये कोई तरीका तो नहीं होता ना कि हुकूमत चली जाए पिछले पे हम मलबा डाल दें कि ये पिछले ने तबाह कर दिया। भाई जो आज जिम्मेदारी, जो अनवार काकड़ साहब आज मुल्क के निगरान वजीर आजम हैं जी, वो डे बाई डे मैटर उन्होंने देखने हैं। मुल्क में अगर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, अगर किसी को राह चलते हुए उठा लिया जाता है, उसको बरामद करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये नहीं कहा जा सकता पुलिस ठीक नहीं हो सकी। भाई पुलिस ठीक करना किसका काम था? हुक्मरानों का काम था। जब आप पुलिस के डाले लेके घूमते हैं, जब आप पुलिस का सारा प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, सारी पुलिस उठा के आप रोड पे खड़े करते हैं कि आपका प्रोटोकॉल खराब ना हो, उस वक्त आपको आइन कानून याद नहीं होता। क्या बात है। ये जरा किरमानी साहब और साहिबा दोनों इस पे बात करेंगे। जी किरमानी साहब पहले आप करना चाहूंगा प्लीज सर। इजाजत है? जी जी प्लीज सर। पहली बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा, मेरा रिपीट करके दिखा दीजिए नसरुल्लाह मलिक साहब को, मैंने ये नहीं कहा कि आइन और की जरूरत नहीं है, मैंने कहा उस पर आइन और कानून पर अमल नहीं हुआ, मैंने ये बात की। और जहां तक सुनता कौन है आइन की, वो क्या रह गई है? प्लीज सारे सबके बात जी प्लीज जी प्लीज। ठीक है। दूसरी इन्होंने बात की कि जी ये बड़ा जी खुशामदियों का टोला होता है, ये होता है वो होता है। जो खुशामदी होते हैं ना, वो इस तरह टीवी पर आकर अपनी ही हुकूमत को या अपनी ही पार्टी की पॉलिसी पर तनकीद नहीं किया करते। और मैं को अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता, ना मुझे जरूरत है किसी के क्रेडिट देने या लेने से, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हक की बात समझता हूं, मैंने
पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी करता हूं, चाहे वो मेरी पार्टी को नागवार गुजरे, चाहे वो किसी और को नागवार गुजरे। अगर फिर आप इस बहस पे पढ़ना ही चाहते हैं ना, तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या मीडिया का जो किरदार है वो ठीक था इस मुल्क में? क्या मीडिया को ये जेब देता है पोलराइजेशन का शिकार होना? बिल्कुल नहीं। मुझे बात करने दें प्लीज, क्योंकि मुझे बड़ा इन्होंने मुंतशिर मेरा ज़हन कर दिया मलिक साहब की बातों ने। मुझे ये बताइए, क्या किसी मीडिया वाले का को बनता है, कोई तुक बनती है कि वो केयर टेकर कैबिनेट में बैठे जाके? फिर कल तक वो एक साइड लेके बैठा हुआ है। मैं एहतराम करता हूं उनका भी, सोलंकी साहब का, मैं नाम लेके कहता हूं। फिर क्या जरूरत थी आप लोगों को? चूंकि आप लोग खुद पोलिटिसाइज हुए, मीडिया भी, यहाँ तमाम इदारे पोलिटिसाइज हुए। सर एक सेकंड, आपने भी तो रखा था, आपने फहद हुसैन को अपनी कैबिनेट के अंदर। सर इस चीज को आप भी तो ख्याल करें ना। गलत किया, नहीं रखना चाहिए। आप बांटते रहे मीडिया में हजूर। नहीं, मैंने गल करन दियो ना जी, मैं ताड़ी गल च नहीं बोलिया मलिक साहब, मोहतरम मुकम्मल करन दियो। इस तरह फिर फ्लो खराब हो जाता है गुफ्तगू दा। मैं ना ताड़ी गल समझांगा ना तुसी मेरी समझोगे। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप मुझे बताइए कि क्या मिन हैसुल कौम, अच्छा छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, अल्लाह का पहला करम, और चलो जी मेरी क़यादत मुझे ले आई उसमें पार्लियामेंट में, मैं इलेक्शन में कल को खड़ा हो जाता हूँ, एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, 25 करोड़ 50 करोड़ आगे लगा के बंदा खड़ा हो जाता है, आप तो लोग उसको वोट डालेंगे जाके। उस वक्त कोई मीडिया का आदमी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, उस वक्त कोई नहीं कहेगा कि किरमानी शरीफ आदमी है, वो कोई नहीं कहेगा किरमानी मिडिल क्लास का आदमी है। और नहीं जी फलाने दे नारे बजन जी फलाने साहब आएंगे। आप पहले अपने हाउस को भी ऑर्डर करें, आप खुद भी ये फैसला करें कि आप कैसे अपने नुमाइंदों को देखना चाहते हैं। वहां तो आप बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा फार्म हाउस और देगों पर बैठ जाते हैं जाके और बातें करते हैं मिडिल क्लास के लोगों को और उन लोगों को कि जो लोग पार्टी में आवाज बुलंद करते हैं। हम आपके लिए नहीं करते, हम अपने जमीन के मुताबिक साहब आपको टीवी टॉक शो में हम लेके आया करते थे, आपके गुण हम गाया करते थे, आपको प्रमोट हम किया करते थे। जो समझते हैं आप, जो खुशामदी टोला, मैं लानत भेजता हूं उस खुशामदी टोले पर, कल भी, आज भी और आइंदा भी। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं किरमानी साहब, जरा बात करूंगी, लेकिन सायरा बानो साहिबा भी इस पे बात करना चाह रही हैं। जी आप भी जवाब दे दें। नहीं जवाब क्या दूं, एक तो मुझे आसिफ किरमानी साहब को तो देखा हुआ है, नसरुल्लाह मलिक साहब को मैंने नहीं देखा हुआ, तो वो मेरा चेहरा आंखों के सामने नहीं होता ना, तो मुझे समझ नहीं आती उस बात की। मतलब ये सारे इशारे तरीके तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब सियासतदान घर में बैठ गए, अभी कुछ दिन पहले ट्वीट थी, तंग आ चुके हैं इनसे, और आप अपनी एक टेक्नोक्रेट की टीम लेकर आ जाएं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, तो क्या ये सियासतदान मुल्क चला रहे हैं? मुझे ये बता दीजिएगा। मैं तो 2018 में, वो कहते हैं कि इस कूचे में वारिद हुई हूँ, और मैंने फिर इस 2018 इन 5 सालों में जो कुछ देखा है, उसमें सियासतदान तो मेरे ख्याल में अपनी मर्जी से कोई फैसला भी नहीं कर सकता। जो 2018 की 3.5 साल में मैंने वहां पर जो कुछ देखा और जो कुछ जाहिर जो कुछ हो रहा था, किसी को आवाज उठाने की, तो और अभी भी आप कह रहे तो फिर सियासतदान साइड पर हो जाए। अभी ये जो गवर्नमेंट चलाएगा कौन? तो फिर हर कोई अपने अपने दायरे में रह लेना, तो फिर ताकि इल्जाम किसी एक के ऊपर आए कि सियासतदानों के ऊपर इल्जाम आना है। अभी जो ये बनी है, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनी है, सारे जी अपने शोबाजात में वो क्या कहते हैं, पाए के लोग हैं। शोबा तो किसी ने भी तरक्की नहीं की। खारजा पॉलिसी में आपने कौन सा मुल्क को 4 चांद लगा दिए थे? और ये जो नवाजे गए हैं, बाकी सारी चीजें, कौन से ऐसे काम हुए जो हुए? उंगली उठाना किसी के ऊपर बहुत आसान होता है। बड़ी तारीफें 16 महीने की जो मैं बात कर रही थी, वो 16 कॉम्पिटेंट लोग हैं। ये अपनी पॉलिसीज को सही करते, अपनी पॉलिसी पहले आके नैब, ईवीएम और ओवरसीज काम ना करते, आके ये ना वो करते कि अपने दौरे करने में लगे हुए और मुल्क का यहाँ पर पता ही नहीं है, और आखिर में आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपने सदर के इख्तियारात कम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए और उसके बाद निगरान वजीर आजम के इख्तियार बढ़ा दिए। ठीक है, अच्छा मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, लेकिन आप तंकीद करती हैं। किरमानी साहब को भी मैंने देखा है कि वो अपनी पार्टी को बड़ा जबरदस्त डिफेंड करते हैं, मुल्क में है ना, लेकिन हमें पता है महंगाई के ऊपर तंकीद करते हैं। देखें, आप जैसे लोग ना आपकी पार्टियों में सिर्फ आटे में नमक की बराबर हैं, और अगर आप ये रोना रोते हैं ना कि पहले फैसले कहीं और हो जाते हैं और हमसे नहीं पूछा जाता, तो ये आज जो सियासतदान कमजोर हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं ना कि इसकी वजह भी आप लोग खुद ही हैं। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मिलेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको भी किसी वजारत की ऑफर हुई थी, आपने मना कर दी? चूंकि यहाँ पे तो सहाफ़ी अपनी मर्जी से ये खबरें भी चलवाते रहे ना कि ऑफर्स हुई, लेकिन हमने खुद ही मना कर दिया सर।
और दूसरी बात ये कि आपने कई निगरान सेटअप देखे होंगे ना सर, तो ये हर दफा इसी तरह होता है जैसे इस दफा ये दौड़ लगी हुई थी, या इस दफा ये लोगों को पता था कि इस दफा जरा लंबी नौकरी मिलेगी, लंबा टाइम है इस वक्त? देखिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, जैसे आसिफ साहब मेरे भाई है, शायद बुरा मना गए, मैं ये कह रहा था कि हम शायद बुरा क्यों ना है, पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व है। मैं आसिफ भाई, मसला ये है कि हम में से हर कोई निगरान सेटअप आ रहा हो, हर कोई इख्तियार चाहता है, हर कोई मेंबर कौमी असम्बली बनना चाहता है, हर कोई सेनेटर बनना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल इस मुल्क के अंदर करना चाहते हैं। हम अपने लिए एक रोब और दबदबा चाहते हैं। ये जब निगरान सेटअप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आज का निगरान सेटअप हो या माजी का, जो अभी मीडिया को ओहदे देने की बात हो रही थी, ये किसने नहीं दिए? ये पेमरा का चेयरमैन दिया गया, पीटीवी का चेयरमैन लगाया गया, अभी जो इवन अवार्ड्स हम देते हैं, सिविल अवार्ड्स पारस, वो भी आपके सामने हैं। जी सर। यानी वो भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं कि जो बार बार जाके रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और ये हुक्मरानों को आदत पड़ चुकी है कि उनकी जाके खुशामद की जाए। उनकी खुशामद जो लोग कारकुन करते हैं वही उस पार्टी के अंदर अच्छी जगह पाते हैं। मेरा मतलब हरगिज़ किसी एक शख्सियत के हवाले से नहीं था। और ये आसिफ साहब समझते हैं इसको, उन्होंने पूरी सियासत को करीब से देखा हुआ है। जी। पाकिस्तान की सियासी जमातों में डिक्टेटरशिप है, और वो अपने ही मर्जी के लोग आगे लेके आती है। वो अपने खुशामदी या अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आगे लाए जाते हैं। मौजूदा कैबिनेट के लिए भी लोगों ने कोशिश की होंगी, और यकीनी बात है की है। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा था, जो हमारे बाल दोस्त बुरा बना जाते हैं, अब ये सायरा बीबी या सायरा बानो साहबा हैं, ये इनका जुमला मैं अक्सर देखता हूँ। मुझे भी आज उन्होंने फरमा दिया कि मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी हुई। भाई, हमने भी 2018 से पहले आपको नहीं देखा था, फिर आपको किसी ने सिलेक्ट कर दिया, आपको लाके कौमी असम्बली की सीट पे बिठा दिया। शायद आप PIA में एयर होस्टेस हुआ करती थी। गुजारिश ये है कि ये सारे सिलेक्टेड लोग होते हैं जो पसंद ना पसंद की बुनियाद पर आते हैं, और ये बेचारा मीडिया जो आपका और मेरा मीडिया है, इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इनको 30 साल से मुझे भी जर्नलिज्म करते होंगे इस मुल्क के अंदर, यानी ये लोग इसी मीडिया पे बैठ के हीरो बनते हैं। अगर इनकी ये जुगतें या इनके ये जुमले टीवी पे ना चलाए जाएं तो कौन जानता है कि सारा बीबी या सारा बानो कौन है। और ये हम आवाम का अगर इतना दुख दर्द हमें होता है, इतना हमें जमहूरियत का दुख है। जी, आप कुछ, मैंने कहा उनकी हालात पर गुफ्तगू कीजिए, ये कोई जाती प्रोग्राम तो नहीं आ रहा। मैं मुल्की हालात, मैं आपको मुल्की हालात भी, मैं आपसे मुल्की हालात भी बता देता हूँ। नहीं आ जाए सर, मेरे ख्याल से इशूज पे ही रहे ना। नसरुल्लाह मलिक साहब, मुझे ये बताइए, अब आप अपनी बात में ऐड कर लें, सिर्फ मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ ये बता दें कि जिसपे अभी सायरा बानो साहबा ने भी बात की और किरमानी साहब ने भी बात की, तो इन हालात को देखते हुए आपको लग रहा है कि अब आइंदा साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे, या ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है? देखिए, मसला इलेक्शन होना या ना होना ये नहीं है इस वक्त। बात जो आसिफ साहब बात कर रहे हैं, जो सायरा बानो बात कर रही हैं, इस मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस मुल्क के मसाइल ये हैं कि यहाँ मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस मुल्क का मसला यह है कि मईशत के हवाले से सियासतदान कभी संजीदा नहीं रहे। इस मुल्क का मसला यह है कि तमाम इदारे अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करते रहे। इस मुल्क का मसला यह है कि इंसाफ बिकता है, इस मुल्क के अंदर इंसाफ खरीदा जाता है। इस मुल्क का मसला यह है कि हम बेरोजगारों की एक फौज तैयार कर रहे हैं, और ये हम जब कहते हैं, मैं कहता हूं उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कसूर है, उसमें आपका भी कसूर है, हम सबका कसूर है। हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर ये सिस्टम की नाकामी हुई है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। यानी हम मुस्तफीद होते हैं हुकूमतों में बैठ के, तब हमें कुछ नजर नहीं आता। हुकूमत खत्म हो जाती है, हमें बुराइयां नजर आना शुरू होती हैं। अभी 16 माह गुजरे हैं ना जी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जी। यानी ये 16 माह में जो आपने करना था आवाम को जवाब दें। उससे पहले 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये सायरा बानो साहबा की हुकूमत थी। भाई, आप अगर मसाइल हल नहीं कर सके और आपसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, आप इस कौम को बताएं और आगे का मसला तय कर रहे हैं कि हम आगे कैसे मलिक साहब, PTI के 3.5 साल और PDM हुकूमत के 16 माह, ये अब आपस में एक दूसरे पे तनकीद ही करते रहे सर। लेकिन अब चूंकि निगरान हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि अवाम का तेल निकालने में वो ज्यादा आजाद होंगे? अब मजीद महंगाई होगी, ये पेट्रोल इस वक्त 290 है, 290 रुपए पे रुकेगा, या मजीद इसमें कुछ कमी वैसे हो सकती है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस बढ़ रही है सर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद 350 से के करीब भी जा सकता है चंद माह के अंदर। होगा क्या? अब सियासी निसाब तब्दील होगा? मैं आपसे अर्ज करूं, इसको रोकने का एक ही तरीका यह है कि इस मुल्क के बिजली चोरी रोकी जाए। ये हुकूमत का काम है, ये इदारों का काम है।
ये बिजली की कीमतें नीचे आ जाएंगी जब बिजली चोरी आप रोक लेंगे, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएंगी आप इस मुल्क के अंदर अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लेंगे, अगर आप टैक्स चोर पकड़ लेंगे। ओके सर, यदि आप इस मुल्क के अंदर एमएसटी स्कीम देते हैं, खरबों रुपए की एमएसटी स्कीम आप देते हैं, एक चोर की जेब में और पैसे डालते हैं, गरीब के पैसे जेब से निकाल के अपना टैक्स का जो सारा निजाम चलाते हैं, ये निजाम ऐसे ही घूमता रहेगा जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। और गवर्नेंस जिस भी हुकूमत, जो भी हुकूमत में आए, उसको अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। किरमानी साहब, 16 माह हुकूमत रही, जाहिर है वो भी अवाम को जवाबदेह हैं, लेकिन सर अब ये जो निगरान हुकूमत आई है, तो ये महंगाई को देखते हुए क्या ख्याल है कि अवाम मजीद रगड़ा खाने के लिए तैयार हो जाए? और मैं जरूर मेंशन करूंगी, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी, आपने कहा कि उसमें ट्वीट में कि अशराफिया को लगाम देने, गरीब और मिडिल क्लास के हक में बात करने पर कुछ लोगों के पेट में दर्द समझ में आता है, चूंकि वो अशराफिया के पेरोल पर हैं, हक नमक अदा करते हैं, इल्जामात और मुगल्लजात पर उतर आते हैं। मैं तो बात करूंगा अशराफिया के वजीफा खोर अपना काम करें, मैं अपना काम जारी रखूंगा। तो जरा ये भी बता दें कि ये अशराफिया के ये वजीफा खोर जो हैं, ये कौन है जिन्हें महंगाई पर बात करने में पेट में दर्द होता है? सर मुझे आपके ट्वीट से लग रहा है ये आप ही की पार्टी में हैं कुछ ऐसे लोग। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, ये हर शोबे में पाए जाते हैं। और अभी मलिक साहब ने यहाँ बात की कि उन्होंने एक जनरल बात की थी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मुझे फ़ख्र है मैंने कोई जमात नहीं बदली, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ही जमात में रहा हूँ, मेरा बाप भी एक ही जमात में रहा और मरते दम तक मुस्लिम लीगी रहा। अब मसला क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि जिन लोगों के लिए कायदे आज़म ने ये मुल्क बनाया था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, वो तो आपकी 2% अशराफिया हाईजैक कर गई। और ये 75 साल से ग्रेजुअल प्रोसेस था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तेजी आई है। यानी आपकी शराफिया जो है वो सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को अबव लॉ समझती है, अबव कॉन्स्टिट्यूशन समझती है। अब आए देखिए सोशल मीडिया पे जो तमाशा लगा होता है कि किसी को रोका जाता है, वो कहता है मैं फलां का बेटा हूं, वो कहता है मैं फलां हूं। कहने का मतलब ये है कि एक हाईजैक कर चुकी है शराफिया। ये सिस्टम जो है ये शराफिया ओरिएंटेड सिस्टम बन चुका है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करता हूं क्योंकि मैं मुतासरीन में शामिल हूं। मैं अपना वाहिद फैमिली का ब्रेड अर्नर हूं, मुझे मालूम है, मैं ग्रोसरी खुद करता हूं। अब बाकी लोग अगर नहीं करते, और मेरे जो क्लास के लोग हैं वो नेशनल असेंबली में और सेनेट में आटे में नमक के बराबर, मैं तो हमेशा कहता हूं। अब इसका हल ये है कि दिस सिस्टम हैज मिजरेबली फेल्ड। यहां कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मेरी आज बात लिख लीजिए, कोई भी आ जाए, चाहे केयर टेकर तो खराई चंद दिनों के लिए है, चंद 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है इनकी। कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज को रीसेट करना होगा। कितना टाइम लगेगा इसमें? कैसे इसका हल देना सर? ये सियासी लीडरशिप करे, तमाम जमातों को कहता हूं, और उसमें इकोनॉमिक एजेंडा दें, इकोनॉमिक माशी प्रोग्राम दें लोगों को कि हम आएंगे इक्तदार में इलेक्शन के बाद तो ये हम आपके लिए करेंगे। अगर वो ये रिवायती काम चलता है तो बस ठीक है, फिर चलता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूं कि दिस इज हाई टाइम नाउ। ठीक है सर, मेरी से गलतियां हुई, सब हुआ। मुझे ये बताइए, आज कोई मीडिया में दावा कर सकता है खड़ा होके, कुरान पाक पे हलफ दे के कहे कि क्या वो मौलाना जफर अली खान का सही वारिस है? बातें करना बड़ा आसान है, क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। मुझे बताइए, आज मीडिया, हमें सियासतदानों को कहा जाता है एक जमात छोड़ के चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं गया, लोगों को कहा जाता है लोटा हो गया, इसलिए कि हम इजी टारगेट हैं। हमारे हम लोग अवाम को जवाब दे हैं, आप जवाब दे नहीं। बिल्कुल सही है। कमिंग बैक, कंक्लूडिंग द डिस्कशन, कि देखिए इस सिस्टम को आपको चेंज करने की जरूरत है। जो 98% ऑफ योर पॉपुलेशन है उसको भी आपको धारे में लाना पड़ेगा और उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें भी पाकिस्तान में और तुम्हारे बच्चों को वही हकूक। तो ये आप लोगों ने करना है सब। आप ठीक, मैं जरा आखिरी कमेंट सायरा बानो साहिबा से ले लूं। सर आपने बड़ी अच्छी सजेशंस दी हैं, हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो ये करने वाले हैं वही एडवाइस कर रहे हैं, तो ये काम आपने कब शुरू करना है? मैं तो गरीब आदमी ना, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द स्टेक होल्डर, आपकी लीडरशिप ही मैं खुल के कह देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट उसको करना पड़ेगा। ठीक है सायरा बानो साहिबा, जरा आप भी, ये जो मुल्क इस हाल को आज पहुंचा है, आपके ख्याल में इसका असल जिम्मेदार कौन है? क्योंकि मैंने देखा कि गुज़िश्ता 16 माह पीडीएम की हुकूमत पे महंगाई के हवाले से आप काफी तनकीद करती रही हैं। पहले भी ये मुल्क IMF चला रहा था, अब भी लगता है वही चला रहा है, आने वाली हुकूमत को भी IMF के पास जाना पड़ेगा। तो क्या करें?
क्या बेहतर फिर यही है कि IMF को कुछ सालों के लिए मुल्क उनको ही सौंप दिया जाए, जैसे कि वो याद है ना कि चीन ने हांगकांग को बरतानिया के हवाले कर दिया था? क्या करें? वो आपकी बात सही है पारिस साहिबा, मैं अब आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आसिफ करमानी साहब ने बिल्कुल सही बात की। आप किसी थिएटर में जाके काम किया करें, आप किसी थिएटर में जाया करें, इधर से उधर दूसरे अगर मारनी है किसी थिएटर में मारा करें, किसी नेशनल टीवी पे ना मारा करें। के बाद जो सही अंदाजा लगाया साहिबा मेरी बात सुनिएगा, देखिए आप लोग थोड़ी सी तनकीद भी बर्दाश्त कर लिया करें। देखिए हर बात है आप लोगों की मर्जी के मुताबिक आपकी जुमलेबाजी बात करने दें सर, सुन लें, हमें तो सुन लेना चाहिए। उंगली उठाएं जी सायरा साहब, कभी एक चैनल पे कभी दूसरे चैनल के ऊपर और उंगलियां उठाते हैं, खुद का पता नहीं आज किसी को अवार्ड मिल चुका होता है या इनको भी सोलंकी की जगह बिठा दिया होता तो सारा कुछ सही होता है। जिस मुल्की इशू पे बात करनी है उस पे बात करें। मेहरबानी से अपने बुजुर्गों से पूछेगा हमने 30 साल जो साफत की है वो कैसे की है। अच्छा ये हम जरा पर्सनल इश्यूज से निकल आए ना, हम जरा देखें, हमें फोकस्ड होना चाहिए, शायद हमारा फोकस ही इस तरफ नहीं है, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। उनको छोड़ें, मुझे ये बताएं कि अगर तनकीद हो जाती है सायरा साहिबा तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है थोड़ा सा। देखिए इनकी शक्ल के ऊपर जो लिखा हुआ था, जिस किस्म की शक्ल थी, वो मुझे अंदाजा हो गया था इनकी जुबान का। तो थोड़ा तमीज से बात करें, जब बात करने की तमीज नहीं है। आप बड़े एहतराम से आपसे बात की है तो आप ना बुलाया करें। हम आपको जरूर बुलाएंगे। देखिए तनकीद होती है, तनकीद का जवाब दिया जाता है, हम इश्यूज से बात कर रहे हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आके कि 2018 से पहले देखा नहीं था वो नहीं था, मैंने आपको बोला कि देखिए आपने क्यों ये बात की कि मैं नहीं जानती कौन है। देखिए जब हमने सारे गेस्ट बुलाए हैं तो सारे हमारे लिए इतने रिस्पेक्टेबल है ना, वो सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, उनका नाम है मीडिया में, हमें भी तो एकदम किसी को इस तरह से लेबल नहीं करना चाहिए ना, ये चीज ठीक नहीं है। लेना था तो आपने ये वो करना था कि सारे जिम्मेदार, क्या इनको नहीं पता कि जिम्मेदार कौन है? अगर आपको उनको किसी बात से आपको इख्तिलाफ है तो आप उनसे अच्छा आर्ग्यूमेंट देना। आप तो इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट देती हैं, इतनी अच्छी बात करती हैं, आज आप भी तनकीद आपने जरा सी आप उनका लहजा तो देखें कि 2018 से इन बीबी झुकते भाई, आपको जिस काम के लिए बुलाया आप तज्जिया दें। आप क्यों लोगों के उस पर वो करें कि इसने किया या उसने किया? इनको भी 2018 से पता होगा 5 साल में कि कोई इतना एक MLA पावरफुल होता है कि वो बैठ के सारे उनसे लड़ ले। तब इन बात आप ठीक कह रही हैं, ये मैंने तो पहले ही कहा कि एक MLA की आवाज, सेनेटर की आवाज भी अच्छा है कि वो तनकीद। सर लास्ट कमेंट कर दे, मैं शो क्लोज करूं। सर प्लीज आप जरा इस पर्सनलाइज्ड इशू से निकल। मुल्क की बदकिस्मती ये है, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि DGI नदीम अंजम साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जुमला चला दे कि रात को ये पांव पकड़ते हैं, सुबह ये जलसों में जाके बहादुर बनते हैं। चले सर, इस मुल्क में वैसे कोई भी पीछे नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, हम यहाँ पे हम भी किसी को टैग नहीं कर सकते, आप हर कैटेगरी देख लें, यहाँ कोई भी पीछे नहीं है। सायरा बानो साहब, आसिफ करमानी साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।